हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में देखा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य लेसन नंबर 1। उसमें हमने जाना था कि भोजन के कौन कौन से मुख्य अवयव होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार का हमारा संतुलित भोजन होना चाहिए। आज हम आपका 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानव तंत्र में फर्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है पाचन तंत्र। आपका जो लेसन नंबर है वो 6 मार्क्स का आता है राजस्थान बोर्ड में, तो हम इसको जानते हैं। तो पहला है कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र है क्या? पाचन यानी कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, उस भोजन का क्या कहलाता है? पाचन है। उसे ही क्या कहते हैं? पाचन करना कहते हैं। अब तंत्र, एक तंत्र सिस्टम कोई भी हो सकता है। जैसे कि लाइट एक सिस्टम है, वहां से जहाँ से लाइट आ रही है वहां से टच किया पूरे देश में लाइट आ जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, मलद्वार। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम चलता रहता है। इसको हम पूरा 1 to 1 स्टडी करेंगे। तो पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां और आहार नाल। आहार नाल में पहला इसका भाग आता है मुख, दूसरा आता है ग्रसनी, तीसरा आता है ग्रसिका, चौथा आता है आमाशय, पांचवा आता है छोटी आंत, फिर आता है बड़ी आंत और फिर आता है नंबर 7 मल द्वार। ये हमारे आहार नाल के 7 भाग होते हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। इनको हम पूरा डीपली स्टडी करेंगे। अब अगला आता है पाचन तंत्र। पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां 3 होती हैं। अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय। तो हमारे शरीर में 3 पाचक तंत्र के अंदर 3 तो ग्रंथियां पाई जाती हैं और 7 अंग पाए जाते हैं। आहार नाल के 3 कार्य होते हैं। पहला, पहला जो कार्य होता है वो होता है आहार को सरलीकृत करना, यानी कि उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना। दूसरा जो कार्य होता है सरलीकृत भोजन का अवशोषण करना, सरलीकृत भोजन का अवशोषण करना। और तीसरा जो कार्य होता है आहार को मल द्वार तक ले जाना। तो 3 कार्य हो गए आहार नाल के। पहला, आहार को सरलीकृत करना, सरलीकृत भोजन को अवशोषण करना और तीसरा, आहार को मल द्वार तक ले जाना। अब हम इसका एक एक का अध्ययन करते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या क्या। तो हमारा जो पहला आता है टॉपिक वो आता है मुख। मुख क्या है? मुख कुछ भी नहीं है। मुख छोटा सा पार्ट है कि जो ये हमारा ये इतना सा भाग है जहां से हम भोजन अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, इसे मुख कहते हैं। बस ये आपका मुख खत्म हो गया। ये जो हम भोजन करते हैं, जहां से मुख अंदर से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मुख कहते हैं। ये आपका मुख कंप्लीट। इसके अंदर ही एक टॉपिक आता है मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? मुख गुहा, जहां से हम भोजन ग्रहण करने के बाद जो इस अंग में हमारा भोजन जाता है, इस अंग को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। ये 2 अंग मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं, जीभ और दांत। तो जीभ
जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उसे कहते हैं फ्रेनुलम। जीभ जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उसे कहते हैं फ्रेनुलम, और दांत जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं नीचे की ओर उसे कहते हैं जबड़ा। उसे क्या कहते हैं? जबड़ा। तो जीभ जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं, और दांत जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहते हैं जबड़ा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दांत की। दांत की बात करते हैं तो दांत जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। दांतों की जो टोटल संख्या होती है एक वयस्क मानव में वो होती है 32। 32 दांत पाए जाते हैं। दांतों में 4 प्रकार के पहले दांत होते हैं कर्तनक, दूसरे होते हैं रदनक, तीसरे होते हैं च्वनक, और उसके बाद होते हैं, पहला होता है अग्रच्वर्णक। ये इनको सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है, कर्तनक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वनक। इंसाइजर, कैनाइनर, प्रीमोलर, मोलर इंग्लिश में। तो इनको हमें याद करना पड़ता है। तो जो कर्तनक दांत होते हैं, जो ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं, इन दांतों को हम कर्तनक दांत कहते हैं। कर्तनक दांत हमारे जो आगे के दांत होते हैं वो कर्तनक दांत कहलाते हैं, और इनकी संख्या होती है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और इन दांतों का कार्य होता है ये हमारी आवाज को, बोलने की आवाज को सही बनाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं रदनक दांत। रदनक दांत जो हमारे 4 दांत है ऊपर और नीचे, इनके दोनों तरफ 2-2 दांत पाए जाते हैं। तो ये टोटल दांतों की संख्या 4 होती है। और ये क्या करते हैं? ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं रदनक दांत। फिर आते हैं अग्रच्वर्णक दांत। अग्रच्वर्णक दांतों की संख्या 8 होती है। और ये जो रदनक दांत है, पहले कर्तनक पाए जाते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, फिर रदनक 2 इधर 2 इधर, सॉरी 1 इधर 1 इधर 1 नीचे 1 इधर। तो उसके बाद अग्रच्वर्णक उन एक दांतों के आगे पाए जाते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 नीचे 2 ऊपर। उसके बाद अग्रच्वर्णक 2 दांत होते हैं वो होते हैं 12। ये अग्रच्वर्णक दांत होते हैं 8 और च्वनक दांतों की संख्या होती है 12। तो ये हमारे जो टोटल दांत होते हैं वो 32। तो हम इसको एक सूत्र द्वारा याद कर सकते हैं जिसको कहते हैं हम दंत सूत्र। मानव का जो स्वस्थ मानव होता है उसका दंत सूत्र होता है 21-23/21-23, 2123/2123। तो इनको हमें मल्टीप्लाई बाई 4 करना है, 4 से गुणा करना है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। 2 को 4 से गुणा करोगे 8, प्लस 2 को 4 को 1 से 4, प्लस 4 को 2 से 8, प्लस 4 को 3 से 12। तो ये जो आते हैं ये हमारे टोटल दांतों की संख्या होती है। इनको टोटल कर दो 20। और एक जो बच्चा होता है, बच्चे के अंदर दांतों की संख्या होती है 20। मुख जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है ग्रसनी। ग्रसनी एक कूपीनुमा संरचना होती है जो मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है। कूपीनुमा संरचना होती है जो मुख गुहा से जुड़ी हुई होती है, और ये भोजन और श्वसन दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। भोजन और श्वसन का दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। श्वसन क्रिया भी ग्रसनी के द्वारा होती है, और भोजन जो हम अंदर ग्रहण करते हैं वो भी ग्रसनी के द्वारा ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसके 3 भाग होते हैं, कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि ये ऐसा कौन सा अंग है पाचन तंत्र के अंदर जो भोजन और श्वसन दोनों का कार्य
करता है। तो ऐसा अंग है गर्सनी। और ये कूपीनुमा संरचना होती है जो मुख गुहा में पीछे की ओर जुड़ी हुई होती है और इसके 3 भाग होते हैं, कंठगर्षणी, नासागर्षणी और मुखगर्षणी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रसिका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रसिका। ग्रसिका क्या है? ग्रसिका एक नली है जो गर्सनी से जुड़ी हुई होती है। और जैसे इसको इस तरह से समझो, ये मान लो हमारी गर्सनी है, तो इसके नीचे 2 नलिकाएं पाई जाती हैं। ये हो गई ग्रसिका, ये हो गई गर्सनी, और यहाँ पे एक और नली है जो क्या होती है, श्वसनिका। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं। इस ढक्कन में यहाँ पे जब यहाँ से भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये ढक्कन क्या करता है, ये ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है। जो श्वसनिका होती है, श्वसनिका पे ये ढक्कन लग जाता है और यहाँ से ये बंद हो जाता है पूरा। तो फिर भोजन हमारे शरीर में जब भोजन आता है तो डायरेक्ट इधर गर्सिका में चला जाता है और यहाँ पे ये श्वसनिका बंद हो जाती है, तो इधर श्वसनी मार्ग में भोजन नहीं जा पाता। और कई बार आपने देखा होगा कि गलती से ये ढक्कन बंद नहीं होता, जिसके कारण हमारे को हिचकी आने लगती है, धांसी आ जाती है एकदम से, कई बार होता है। तो वो कई बार क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिस है वो बंद नहीं हो पाता और उसके कारण इसके श्वास नली में भोजन प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ये एपिग्लोटिस पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है आमाशय। आमाशय क्या है? आमाशय एक जे आकार का अंग होता है और इसके अंदर भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। अब हमने पढ़ लिया मुख गुहा, गर्सनी, ग्रसिका। ये जो सारे अंग हैं वो हमारे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको हमारे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ तक हमारे भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन स्टार्ट होता है हमारे भोजन का आमाशय से। तो आमाशय एक क्या है, जे आकार की नली और जे आकार का अंग है और इसमें जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। और यहाँ पे आमाशय के अंदर HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, जठरागम भाग, जठरा निर्गम भाग और फंडिस भाग। हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं, जठरागम भाग, जठर निर्गम भाग और फंडिस भाग। अब ये जठरागम भाग क्या होता है? जठरागम भाग हमारे आमाशय का दाहिना भाग होता है जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है। जठरागम भाग हमारे शरीर का दायां भाग होता है जो ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है। जठरा निर्गम भाग बायां भाग होता है जो हमारे आगे जो छोटी आंत आता है उससे जुड़ा हुआ होता है। और जो फंडिस भाग है वो जठरागम और जठर निर्गम दोनों के बीच में पाए जाने वाला भाग है और इसी के अंदर हमारे शरीर का भोजन इसी के अंदर पाया जाता है और यहीं पे HCl अम्ल का स्राव होता है। तो आमाशय के कौन से भाग में HCl अम्ल का स्राव होता है? फंडिस भाग में। हमारे शरीर में आमाशय के फंडिस भाग में HCl अम्ल का स्राव होता है। आमाशय के अंदर 2 तरह के अवरोध पाए जाते हैं। पहला
ग्रास नली अवरोध। ग्रास नली अवरोध दूसरा पाया जाता है जठर निर्गम अवरोध। तो जो ग्रास नली अवरोध है वो क्या करती है, जो हमारी ग्रसिका होती है और जो हमारा आमाशय होता है, तो आमाशय में जो हमारा HCl अम्ल मिलके जो अम्लीय भोजन हो जाता है उसको ग्रसिका में जाने से रोकने का कार्य करता है ग्रास नली का अवरोध। और जो जठर निर्गम अवरोध है वो आमाशय पहला तो काम करता है, आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करने का कार्य करता है। आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करने का कार्य करता है। दूसरा ये क्या करता है, जो छोटी आंत है उसमें भोजन सप्लाई को भी अंदर भोजन छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। तो ये दो कार्य हो गए। पहला ग्रास नली अवरोधनी जो HCl हमारा जो HCl मिला हुआ भोजन होता है उसको वापस ग्रसिका में जाने से रोकता है। और जठर निर्गम अवरोधनी आमाशय और छोटी आंत को विभाजित करता है। दूसरी चीज ये भोजन निकास को नियंत्रित करता है, यानी कि आमाशय से वो छोटी आंत में भोजन को जाने के कार्य को भी ये नियंत्रित करता है, भोजन को छोटी आंत में भेजता है। अगला टॉपिक आता है वो आता है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत आमाशय के जठर निर्गम भाग से जुड़ी हुई होती है। जठर निर्गम भाग से जुड़ी हुई होती है और ये 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर लंबी होती है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा भोजन का पाचन होता है, पाचन और अवशोषण होता है। जो हमारा भोजन होता है उसका ज्यादा से ज्यादा पाचन और अवशोषण होता है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, वो जो हमने पहले पढ़ा था वो ग्रहणी होता है और ये ग्रहणी होता है। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। तो जो ग्रहणी होता है वो आमाशय के जठर निर्गम भाग से जुड़ा हुआ होता है। पहली चीज ये हो गई कि जो ग्रहणी होती है वो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से जुड़ी हुई होती है और इसमें रासायनिक एंजाइमों का, जो भी हमारे भोजन के साथ जो भी रासायनिक एंजाइम आते हैं उनका पाचन करने में सहायता करती है ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर जो रासायनिक एंजाइम होते हैं उनका हमारे शरीर के अंदर पाचन हो जाता है। फिर आता है अगर, और ये हमारे जो छोटी आंत है उसका सबसे छोटा भाग होता है ग्रहणी। सबसे छोटा भाग होता है, जठर निर्गमी भाग से जुड़ा हुआ होता है आमाशय के, और इसमें रासायनिक और एंजाइमों का क्या होता है, पाचन होता है। दूसरा आता है अग्र क्षुद्रांतर, ये छोटी आंत का बीच का भाग होता है। ये छोटी आंत का बीच का भाग होता है और इसके अंदर मुख्यतः कौन सा कार्य किया जाता है, अवशोषण का कार्य किया जाता है। अवशोषण का कार्य करते हैं और अवशोषण का कार्य आंतर कोशिकाओं, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे आंतर कोशिका कहते हैं। आंतर कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अग्र क्षुद्रांतर में जो कार्य है अवशोषण का वो आंतर कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और जो क्षुद्रांतर आता है अगला टॉपिक, वो क्षुद्रांतर होता है, इसके अंदर विटामिन और खनिज लवणों का पाचन किया जाता है या अवशोषण किया जाता है। तो जो छोटी आंत है उसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। ग्रहणी में ग्रहणी जो होती है वो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से जुड़ी हुई होती है। रासायनिक एंजाइम का इसमें पाचन होता है और ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। अग्र क्षुद्रांतर बीच का भाग होता है और इसमें मुख्यतः अवशोषण होता है। आंतर कोशिका, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा
इसका अवशोषण किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है क्षुद्रांतर। क्षुद्रांत में विटामिन एवं खनिज लवणों का पाचन किया जाता है। तो पार्ट आता है वो आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो आमाशय और छोटी आंत में भोजन पचित नहीं होता है, उसको यहाँ जीवाणु पाए जाते हैं। वो किण्वन क्रिया द्वारा उसको पचित कर देते हैं। किण्वन क्रिया क्या होती है कि जो भोजन होता है उसके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड स्पंजी हो जाता है, तो इस प्रकार से ये हमारे भोजन के अंदर घुस जाते हैं ये जीवाणु और वहां पे उसको स्पंजी बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा ये पचित करने का कार्य करते हैं बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत जो होती है उसके भी 3 भाग होते हैं, आद्रांतर, वृद्धांतर और मलाशय। आद्रांतर, वृद्धांतर और मलाशय। आद्रांतर जो होती है उसके अंदर, इस भाग के अंदर जीवाणु पाए जाते हैं और जो आद्रांतर होती है वो छोटी आंत के क्षुद्रांतर भाग से जुड़ी हुई होती है और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है। जैसे मान लो कि ये क्षुद्रांतर है तो यहाँ पे एक छोटा सा अंग पाया जाता है। इस अंग को कहते हैं कर्मी रूपी प्रीशेषिका। कर्मी रूपी प्रीशेषिका या अपेंडेक्स भी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में अपेंडेक्स बोलते हैं और साधारण भाषा में भी लोग इसको अपेंडेक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कई बार जो हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं वो भोजन कई बार कर्मी रूपी प्रीशेषिका अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है और वहां पे कई दिनों तक पड़ा रहने के बाद सड़ जाता है और एक विष का रूप धारण कर लेता है। तो इससे क्या होता है कि ये बाद में फटने लग जाती है। फटते ही पूरे शरीर के अंदर विष फैल जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो डॉक्टर इसको क्या करता है, यहाँ से काट देता है। तो डॉक्टरों के द्वारा यहाँ से इसको काटा जाता है जिससे कि व्यक्ति का बचाव हो सके। तो ये सभी के अंदर पाई जाती है, लेकिन कईयों के अंदर इसके अंदर भोजन चला जाता है जिससे अपेंडिक्स हो जाता है। अब अगला आता है वृद्धांतर। वृद्धांतर एक यू आकार की नली होती है जो 1.3 मीटर लंबी होती है और जो मलाशय होती है वो 20 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसमें मल एकत्रित होता है। तो ये हमारे आहार नाल का पूरा भाग हो गया। अब हमारे आहार नाल के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है स्टार्ट। तो हमारा जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है वो है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में पहली ग्रंथि जो होती है वो होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से आपको पता चल रहा होगा कि इससे किसका स्राव होता है, लार का स्राव होता है। तो भोजन में लार ग्रंथि लार का स्राव करती है और ये भी 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती है, कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। तो जो कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है वो कर्ण यानी कान से पहले यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि गाल के पास में पाई जाती है और इससे सीरम का स्राव होता है। तो कर्ण पूर्व ग्रंथि कान के पास पाई जाती है और इससे सीरम का स्राव होता है। और जो दूसरी है अधोजंब, वो आदि जीभ जंब यानी जीभ के पास में पाई जाती है और इससे श्लेष्म का स्राव होता है। और जो अधोजिह्वा है, अधोजिह्वा आदि जीभ के पास पाई जाती है और इससे भी श्लेष्म का स्राव होता है। तो ये मिलके लार का निर्माण करते हैं तीनों,
तो इससे हमारे भोजन को लसलसा बनाने में कार्य होता है। लाल ग्रंथि के बाद जो नेक्स्ट हमारी ग्रंथि आती है वो आती है अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रंथि आती है वो आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो इसके अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो इससे ग्लूकागोन इंसुलिन दोनों प्रकार के ग्रंथि होती है। वो बहिस्रावी भाग से ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन का हार्मोन। तो इसके बाद अगली जो हमारी ग्रंथि आती है वो यकृत आती है। इसका जो होता है 1.2 kg होता है इसका जो भार, और ये मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि है। तो स्टूडेंट्स यही था आज के चैप्टर में। तो अब इसके बाद में अगले जो पार्ट नंबर 2 आएगा इस वीडियो में, उसमें हम पाचन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से एंजाइमों द्वारा कहाँ कहाँ क्रिया होती है, ये हम पार्ट नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।